अभी तक ये मामला फाइनलाइज नहीं हो पाया है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये आज पेश होने जा रही है। ये अभी भी मजीद एक दिन इसमें बाकी है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने डिमांड कर दिया है कि एक दिन और मुशावरत के लिए दिया जाए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कितनी आईनी तरमीम और कब कब हुई हैं। अगस्त 1973 आइन के निफाज के बाद से अब तक आइन में 25 तरमीम की जा चुकी हैं। आइन में पहली तरमीम आइन बनने के सिर्फ एक साल बाद यानी 1974 में मंजूर करवाई गई। आइन से मशरक़ी पाकिस्तान को ख़त्म करके मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद का सर-ए-नौ तयन किया गया। सिर्फ 4 महीने बाद ही सितंबर 1974 में दूसरी तरमीम मंजूर हुई। इसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देते हुए दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। तीसरी तरमीम अप्रैल 1975 में हुई। इसमें हुकूमत को इख्तियार दिया गया कि मुल्की सलामती के खिलाफ काम करने वाली सियासी जमात को कलअदम करार दे सके। चौथी तरमीम अदालतों के इख्तियारात में कमी और असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफा। पांचवी आईनी तरमीम 1975 में ही की गई। इसमें सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स को अलग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 5 साल और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की ओहदे की मुद्दत 4 साल मुकर्रर की गई। आइन में नाज़रीन छठी तरमीम दिसंबर 1974 में हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल मुकर्रर की गई। सातवीं आईनी तरमीम मई 1977 में मंजूर हुई। इसमें वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया कि अगर वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट की ज़रूरत हो तो वो रेफरेंडम के ज़रिए अवाम से रुजू कर सकते हैं। आइन में 8वीं तरमीम जनरल ज़िया के दौर में हुई। इसमें मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ सदर को असेंबली तोड़ने का इख्तियार दे दिया गया। 9वीं आईनी तरमीम में शरीयत को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा दिया गया। 10वीं आईनी तरमीम 1987 में मंजूर हुई जिसके ज़रिए कौमी असेंबली इजलास के मुद्दत 160 से कम करके 130 और सेनेट इजलास की मुद्दत 70 रोज़ कर दी गई। 11वीं आईनी तरमीम, इसको फिर शरीयत बिल का नाम दिया गया। ये नवी आईनी तरमीम का ही एक तसलसल था। सिर्फ 2 महीने बाद यानी जुलाई 1991 में आइन में 12वीं तरमीम मंजूर होती है जिसमें दहशत गर्दों से निपटने के लिए खुसूसी अदालतें कायम की गईं। 13वीं आईनी तरमीम 1997 में मंजूर हुई। इससे 8वीं तरमीम की मुतनाज़ शक़ों जैसे सदर का कौमी असम्बली को तहलील करने वाला मामला, वज़ीर आज़म को हटाने वाला मामला, गवर्नर और अफवाज के सरबराह मुकर्रर करने का इख्तियार इससे ख़त्म कर दिया गया। 14वीं आईनी तरमीम जुलाई 1997 में हुई। इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोकते हुए वफादारी तब्दील करने की सूरत में असेंबली रुकनियत के खात्मे का कानून बनाया गया। 15वीं आईनी तरमीम में तीसरी बार शरीयत बिल मुतारिफ करवाने की कोशिश हुई। 16वीं तरमीम 1999 में हुई जिसके जरिए कोटा सिस्टम की मियाद को 20 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दिया गया। 17वीं आईनी तरमीम ये दिसंबर 2003 में हुई थी जिसमें मुशर्रफ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ सदर को कौमी असम्बली की तहलील और वज़ीर आज़म की बरतरफी का इख्तियार वापस फराहम कर दिया गया था। आइन में 18वीं तरमीम में 73 का आइन इसकी रूह के मुताबिक बहाल हुआ। सदर के इख्तियारात वज़ीर आज़म को मुंतकिल हुए। मुस्तक़बिल में मार्शल लॉ रोकने के लिए मज़ीद महफूज क़वानीन लाए गए और सूबों को खुद मुख्तार किया गया। 19वीं आईनी तरमीम दिसंबर 2010 को मंजूर हुई जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती से मुताल्लिक कानून वज़ा किया गया। 20वीं आईनी तरमीम होती है फरवरी 2012 में जिसमें शफाफ इलेक्शन के लिए निगरां हुकूमत के क़याम और हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तेफ़ाक़े राय ज़रूरी करार पाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की मुद्दत मुलाजमत का तयन भी इसी में किया गया। फिर आती है 21वीं आईनी तरमीम जिसमें फ़ौजी अदालतों के क़याम की मंजूरी दी गई। 22वीं तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलियत का दायरा कार तब्दील किया गया। 23वीं आईनी तरमीम के जरिए 2015 में बनने वाली फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल का इजाफा किया गया। 24वीं तरमीम 2017 में हुई जो मर्दम शुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों और ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक थी। 25वीं आईनी तरमीम इसमें फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम हुआ और सूबाई असम्बली में पहली बार कबाइली अजला को नुमाइंदगी मिली है। अब लेट्स सी के जो 26वीं तरमीम है ये रिकॉर्ड का हिस्सा आज रात बनती है या इसको अभी मजीद वक्त लगता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ना हुकूमत का हिस्सा है ना कोई और ओहदा है। सीट्स भी सिर्फ 6 हैं लेकिन वज़ीर आज़म से लेकर सदर मुमलिकत तक, ऑपोजिशन लीडर से लेकर सियासी जमातों के सरबराहान तक, बिलावल भुट्टो हों या बैरिस्टर गौहर हों,
سب ہی مولانا کے در کے سوالی نظر آتے ہیں۔ بڑی سے بڑی جماعت کے قائدین مولانا سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ مولانا کی ہاں سننے کے لیے حکومت ان کے چہرے کو تک رہی ہے تو تحریک انصاف مولانا کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت سارے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی صرف ایک ہی تمنا ہے، مولانا کہہ دو تم ہمارے ہو۔ آج بھی وزیر داخلہ بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر سبھی مولانا کی چوکھٹ پر چکر لگاتے رہے ہیں، لیکن اب تک آئینی ترمیم کا یہ جو معاملہ ہے یہ کسی کروٹ نہیں بیٹھا ہے۔ ان ملاقاتوں کے درمیان حکومت اور بلاول بھٹو دونوں ہی بارہا یہ دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ نمبرز پورے ہو گئے ہیں کہ بغیر بھی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ مولانا ساتھ ہوں۔ یہ کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی آزاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے، اگر کنسنسس ہو جائے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے تو اچھی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر جو ہوگا کہ قصوروار بھی وہ خود ہوں گے، کیونکہ اب وقت بڑا کم رہ گیا ہے۔ میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کرے، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا۔ حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے، تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے۔ امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکسپیرینس سے سیکھیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی راستہ لیتا ہے تو جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، قصور کسی اور کا نہیں، قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہوگا۔ ناظرین، اس ہلچل کے دوران آج بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ پیر کو عمران خان سے پھر ملیں گے، اور جب تک عمران خان سے مکمل طور پر مشاورت نہیں ہو جائے اس وقت تک آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی تمام سچویشن کے دوران بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے بھی آئینی ترمیم پر ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ذرائع اب ایسا بتا رہے ہیں ناظرین کہ رات کی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اسی لیے آج ہم نے سارا دن دیکھا کہ جو اسمبلی سیشنز تھے وہ مسلسل ڈیلے ہوتے رہے، اور اب 9:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم کریں گے کہ آغاز ہو چکا ہے اس کا، یعنی علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں ابھی تک سیشن جو ہے اس کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔